हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। आज हम लोग एक नए थिंकर के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो क्लास है या सेशन है वो है जॉन लॉक के बारे में। आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि यूजीसी नेट की क्लासेस ऑल एग्जाम प्लेस पर या फिर सेट की बात कर ले, यूपी एपी की बात कर ले या जेआरएफ की क्लासेस शुरू हो चुकी है पॉलिटिकल साइंस की। जो बच्चे मेरे साथ जुड़कर इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की प्राइस की बात करें तो 1999 में आपको मिलेगा, प्लस आपको जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा ना। तो जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा और ये कोर्स आपको 1999 में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। और ये आपको वैलिडिटी हमने बताया साल भर का है, उसके बाद भी हम लोग इस पर बात करेंगे ना। चल, सबसे पहले हम लोग थिंकर शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक एक उदारवादी हम लोग कह सकते हैं व्यक्ति है जिनका जन्म इंग्लैंड में होता है। तो जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पे रिंगटन, समरसेट इंग्लैंड में, जो है एक साधारण प्यूरिटन परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके परिवार की बात करें तो इनके पिता जो थे वो एक वकील थे और इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान संसदीय सेना में जो है एक कैप्टन थे। तो जब इंग्लैंड में हम लोग बात करें कि राजा और संसद की संप्रभुता को लेकर लड़ाई चल रही थी, इसी को आप गृह युद्ध कहते हैं। तो यहाँ पर इनके जो पिताजी थे वो संसद की पार्लियामेंट्री आर्मी जो थे उसमें एक कैप्टन थे। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण इनके मन में क्या हुआ, शुरू से ही संसद की संप्रभुता होनी चाहिए, है ना। ये जो लिबरल विचार है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, धार्मिक जो है व्यवस्था किसी चीज को कंट्रोल ना करे, ये विचार मन में शुरू से ही रहा क्योंकि इन्होंने शुरू से वही देखा है। दूसरा, इनके परिवार में संपन्नता भी थी कि भाई इंग्लैंड के एक संपन्न वकील परिवार से ये जो है बिलोंग करते थे, उसी परिवार में इनका जन्म हुआ। तो वो वहां से थोड़ा सा वो विचारों में एक लिबरलिज्म की जो अवधारणा, उदारवाद, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित वेस्टमिंस्टर स्कूल और बाद में क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त की। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वहां पर फिलोसफी के पारंपरिक जो अरस्तुवादी सिद्धांत है उसको इन्होंने आरुचि कर पाया और मेडिसिन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में इंटरेस्ट लिया और मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने बैचलर या डिग्री प्राप्त की। ये इनके एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे कहानी समझिए। फिर इनकी मुलाकात क्या हुई, यहाँ पर एक व्यक्ति है लॉर्ड एशले, उनसे होती है। तो इनकी एक मुलाकात जो हुई यहाँ पर लॉर्ड एशले से होती है। और ये जो था लॉर्ड एशले, ये शॉफ्ट्सबरी के प्रथम अर्ल कहलाते हैं ना। तो लॉक के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ही तब आया जब उनके निजी चिकित्सक, सलाहकार या राजनीतिक सहयोगी कौन बने, लॉर्ड एशले। ठीक है, तो लॉक जब यहाँ पर लॉर्ड एशले की बात करें हम लोग, उनके सलाहकार बने, तब उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस देखने को उनको मिलते हैं। लॉर्ड एशले के बारे में बात करें तो ये जो विग पार्टी है उसके संस्थापक थे, जो राजा की जो निरंकुश शक्ति है उसके खिलाफ थे और संसद को अधिकार देने के पक्षधर थे। तो लॉर्ड एशले नाम के व्यक्ति जो थे वो विग पार्टी के संस्थापक है। विग पार्टी संसदीय सर्वोच्चता का समर्थन कर रही है और राजा की असीमित शक्तियों का विरोध कर रही है। ये उन्हीं के सलाहकार बन गए। तो इनके मन में वैसे भी परिवार की वजह से संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत तो चल ही रहा था कि भाई संसद के पास ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, ना कि राजा, क्योंकि संसद जनता द्वारा चुनी गई है। फिर यहाँ पर एक घटना और है, एक्सक्लूजन क्राइसिस, माने कैथोलिक राजा जेम्स द्वितीय को जब गद्दी से हटाने के प्रयास में विफल होने के बाद लोग को शॉफ्ट्सबरी के साथ हॉलैंड भागना पड़ा। तो हॉलैंड के जो सहिष्णु माहौल था उसने लोग के विचारों को और उदार बनाया। हुआ ये कि यहाँ पर इंग्लैंड में क्रांति हो रही थी। इस क्रांति में क्या था, जो कैथोलिक राजा था, माने वहां उस समय राजा था जेम्स द्वितीय। अब जेम्स द्वितीय को ही श्रेष्ठता प्राप्त थी, माने राजा ये चाह रहा था कि मेरे हाथ में सारी शक्तियां, इसलिए जो लोग संसदीय सर्वोच्चता की डिमांड कर रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने यहाँ पर जो है सेना का प्रयोग करने का आदेश दिया। अब यहाँ पर राजा को हटाने का जो वो प्रयास कर रहे थे, क्रांति के माध्यम से राजा को हटाने का पहले प्रयास कर रहे थे, तो वो सफल नहीं हो पाए। ऐसे राजा के डर के मतलब एक तरह से फिर वो हॉलैंड भाग गए। हॉलैंड मतलब नीदरलैंड। और हॉलैंड की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से कैसी थी, डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी। सहिष्णु तो माहौल था कि भाई धर्म भी अपना काम करे और राजनीति अपना काम करे, दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर ना करे। ये व्यवस्था चल रही थी, तो ये बड़ा प्रभावित हुए। उसके बाद आपको पता है 1688 में इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति। गौरवमयी क्रांति का मतलब क्या है, बिना एक बूंद रक्त की बहाए सत्ता परिवर्तन हो गया था इंग्लैंड में। तो जनता ने विद्रोह किया और विद्रोह के डर के मारे यहाँ पर राजा ने जो है गद्दी छोड़ दी, वो भाग गया।
ये क्या कहलाता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं गौरवमय क्रांति। तो जब जेम्स द्वितीय को बिना खून बहाए गद्दी से हटा दिया गया और हॉलैंड का जो राजा था विलियम ऑफ ऑरेंज ये राजा बना, तब वापस लोक जो है हॉलैंड से इंग्लैंड आए। और लोक की पूरी राजनीतिक थ्योरी जो है इसी क्रांति को सही ठहराने की ऊपर बेस्ड है। माने वो इस क्रांति को सही ठहराते कि जब राजा निरंकुश हो जाए तो राजा को हटाना जरूरी है। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई राजा हमने बनाया है, पर राजा असीमित शक्तियां धारण नहीं करता, असीमित शक्तियां जनता के हाथ में ही है। अगर राजा भी अगर इस तरह से हो तो फिर हम उसको हटाने का अधिकार रखेंगे। ये यहाँ पर लोग इसी पर बात करते हैं। फिर आगे हम लोग बात करें, यहाँ पर उनकी जो है ज्ञान मीमांसा देखते हैं, एपिस्टोमोलॉजी, और इसमें हम लोग बात करते हैं अनुभववाद, और एक शब्द है ताबुल रासा। अब ये ताबुल रासा एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब क्या वो आपको समझाता हूं। देखिए, वो कहते हैं यहाँ पर, हम लोग जनरली ये मानते हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ विचार उसके जन्म से पहले है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके जन्म लेने से पहले ही है। और डेकार्ट नाम का व्यक्ति इसका समर्थन करता है कि मस्तिष्क में कुछ विचार पहले से ही है। ये उस विचार का खंडन करते हैं, जैसे ईश्वर, हमारे जन्म से पहले ही ईश्वर का विचार हमारे दिमाग में भर दिया जाता है। नैतिकता, ये सब चीजें हमारे जन्म से पहले ही हमारे मस्तिष्क में होती है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। जैसे डेकार्ट थे, डेकार्ट का कहना यह था कि मनुष्य के दिमाग में जन्म से ही कुछ विचार पहले से ही होते हैं, जन्म से समय। ठीक है, अब यहाँ पर इस विचार का खंडन कौन करता है? जॉन लॉक। जॉन लॉक कह रहा है कि नहीं, मस्तिष्क जन्म समय खाली स्लेट के जैसा है, जैसा आप भरोगे वैसा हो जाएगा। तो जन्म के समय मस्तिष्क जो होता है बच्चे का, वो बिल्कुल एक खाली स्लेट के जैसा है, कोरी स्लेट। इसी को बोलते हैं ताबुल रासा। तो ताबुल रासा का मतलब होता है हिंदी में कोरी स्लेट या सफेद कागज, जैसे होता है ना एक ब्लैंक पेपर। तो मस्तिष्क एक ब्लैंक पेपर है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब आप जन्म के बाद जो उसमें डालोगे वो वैसा बन जाएगा। ठीक, तो जन्म से पहले कुछ भी नहीं था मस्तिष्क में, जन्म के बाद ही सब चीजें आएगी। तो ये कहते हैं जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क पूरी तरह क्या है? खाली है और शून्य होता है। फिर कहते हैं ज्ञान कैसे मिलता है? तो ज्ञान केवल और केवल एक्सपीरियंस से आता है। माने व्यक्ति अपनी इंद्रियों द्वारा या अपने विचारों के चिंतन मनन से जो चीजें प्राप्त करता है उसी से उसको ज्ञान मिलता है। ज्ञान सिर्फ एक्सपीरियंस से मिलता है। ज्ञान की अगर हम बात करें दो तरीके, एक होता है अनुभव के आधार पर, अनुभव भी यहाँ पर बताया उन्होंने, एक होता है संवेदना के थ्रू, सेंसेशन के थ्रू। सेंसेशन का मतलब क्या है? जब आप बाहरी दुनिया की चीजों को अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, आंख कान इसके द्वारा जो देखकर आप चीजें या सुनकर जो चीजें महसूस करते हैं, उससे आपको ज्ञान मिलता है। एक तरीका होता है चिंतन। तो जब आप यहाँ पर क्या करते हैं, आंतरिक मन द्वारा उन सेंसेशन के बारे में चिंतन करते हैं, तब भी आपको ज्ञान अर्जित होता है। तो ज्ञान का दो तरीका है, एक तो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के भी दो टाइप बता दिए। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, इसका अगर आप पूरा निकाले तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है सिद्धांत का? ताबुल रासा जिसको आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो है मस्तिष्क हमारा जन्म के समय कोरी स्लेट के जैसे है, खाली स्लेट है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जन्मजात गुणों को लेकर नहीं आता। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्यों? क्योंकि राजा के बेटे में अनुवांशिक कुछ गुण आए होंगे। तो ऐसा हम लोग नहीं मानते। राजा का बेटा और गरीब का बेटा दोनों की क्षमता समान है, दोनों सेम है। अब आप यहां बाहर जैसी व्यवस्था में उसको ढालोगे वैसा बन जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है भेदभाव का विरोध करते, समानता का समर्थन करते हैं कि सब बराबर है, जन्म के समय सब बराबर है, कोई एडिशनल नॉलेज लेकर नहीं आया, कोई एडिशनल जानकारी लेकर नहीं आया है। फिर यहाँ पर अगली हम लोग विचार की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है, और प्रमाणिक पुस्तकों के बारे में जानकारी देखिए और उसकी क्रोनोलॉजी समझिए ना। पहली इनकी पुस्तक है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ठीक, ये 1689 में आती है। ये क्या कहते हैं, इसमें लोक ने तर्क दिया कि राज्य का काम केवल और केवल नागरिकों के इंटरेस्ट की रक्षा करना, मैंने लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, आत्मा का उद्धार करना नहीं है। राज्य को धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इस पुस्तक में वो क्या कह रहे हैं, राज्य का काम लोगों के अधिकारों की रक्षा है, धर्म के मामले में उसको इंटरफेयर नहीं करना है, और आत्मिक मतलब इंटेलेक्चुअल मामले में यहाँ पर जो है, या स्पिरिचुअल मामले में राज्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर एक पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो 1689 में आती है। ठीक है, तो 1689 में एक पुस्तक आती है जिसका नाम है यहाँ पर टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके भी दो खंड है। फर्स्ट ट्रीटीज की बात करें तो पहले खंड में क्या बताते हैं, ये जो है पहला खंड, ये सर रॉबर्ट फिल्मर की जो पुस्तक है पेट्रियार्का, इसमें दिए गए राजाओं के देवी अधिकार और आदम के पितृ सत्तात्मक शासन की इसमें मतलब जो है आलोचना की गई, धज्जा उड़ाई गई, मतलब इसका आलोचना की गई। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट फिल्मर की जो पुस्तक थी पेट्रियार्का, इसमें जो राजा के देवी अधिकार और आदम के पितृसत्तात्मक शासन के सिद्धांत थी उसका आलोचना की गई। माने
यहाँ पर राजा ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियां नहीं होती राजा के पास, उसको जो है जनता द्वारा चुना जाता है, जनता आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण करती है। तो राजा ऐसा नहीं होता कि उसको कोई देवी अधिकार, देवी शक्तियां, नहीं, फालतू की बात है ऐसा कुछ। फिर सेकेंड ट्रीटीज में कहते हैं कि नागरिक सरकार का मतलब है सिविल सोसाइटी, इसके वास्तविक उद्भव, उसकी सीमाएं, जनता के अधिकारों की व्याख्या की। फिर एक पुस्तक इनकी 1689 में आई है, उनका नाम है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसमें उन्होंने पूरी अपनी जो ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, कैसे अर्जित किया जा सकता है, उसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। और इसको मैं ताबुल रासा का विचार भी बताया। ताबुल रासा मतलब जन्म के समय मस्तिष्क के कोरी स्लेट के जैसा होता है, उसको फिर से समझाया इन्होंने। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन 1693 में आई थी। इसमें उन्होंने बताया कि बच्चों को रट्टा मारने के बजाय, मैंने उनको रटना नहीं सिखाना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिक चरित्र और व्यवहारिक कौशल की शिक्षा दी जानी चाहिए, इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। तो बच्चों को सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिक चरित्र, व्यवहारिक स्किल के माध्यम से ना। तो खेल खेल में सिखाना, व्यवहारिक तरीके से प्रैक्टिकल के थ्रू सिखाना, ये ज्यादा अच्छे से सीखेगा बजाय रट्टा मारने के। और एक पुस्तक है द रीजनबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये 1695 में आई थी। इसमें कहा बताया गया कि ईसाई धर्म विवेक के खिलाफ नहीं है बल्कि उसके अनुकूल है। तो इसमें ईसाई धर्म को रेशनलिटी के अनुकूल बताया गया है, ठीक है, कि ईसाई धर्म बुद्धिमत्ता या तर्क की बात करता है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे। अब आगे की कहानी समझेगा। अब हम लोग यहाँ पर माता पिता बनाम राजनीतिक संतान में अंतर बात करते हैं। देखिए, ये कहते हैं, इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी टू ट्रीटीज, इसके छठे अध्याय में कहा कि माता पिता की सत्ता और राजनीतिक सत्ता, इसके बीच अंतर है। जैसे फिल्मर ने भी जानबूझकर एक, मतलब जैसे फिल्मर ने क्या कर लिया था, जानबूझकर एक मान लिया था। तो कहते हैं माता पिता की सत्ता और राज्य की जो सत्ता है उसमें अंतर है। क्या अंतर है, तो माता पिता की सत्ता का मतलब है माता पिता का हमारे ऊपर नियंत्रण कब तक रहना चाहिए। तो ये कहते हैं ये प्रकृति द्वारा माता पिता को तब तक मिलती है, माने जब तक माता पिता को अपने बच्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए, जब तक बच्चा नाबालिग है या वो ना समझ, इमेच्योर है, तब तक माता पिता को बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। पर जैसे ही बच्चा वयस्क हो जाए, फिर माता पिता की जो सत्ता है वो कमजोर पड़ जाती है। तो जैसे ही बच्चा विवेकशील हो जाता है, माता पिता की सत्ता समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरी सत्ता, राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता का मतलब क्या है, यहाँ पर राज्य का व्यक्ति पर कब तक नियंत्रण रहना चाहिए। तो ये केवल और केवल वयस्क नागरिकों की स्वैच्छिक सहमति से उत्पन्न होती है। माने जो वयस्क नागरिक है वो अपनी स्वैच्छिक सहमति से इसके लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। राजा अपनी प्रजा को हमेशा नासमझ बच्चा मानकर उस पर जीवन भर नियंत्रण नहीं कर सकते, जीवन भर लाठी नहीं चला सकते। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि राज्य को भी अपने जो नागरिक है उनके अधिकारों का हनन नहीं करना है, उन पर जीवन भर नियंत्रण नहीं रखना है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वयस्क नागरिकों की स्वैच्छिक सहमति से उत्पन्न हुई है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, एपी के लिए भी और नेट परीक्षा के लिए भी, कि यहाँ लोक ने क्या किया है, पितृ सत्तात्मक शब्द की बजाय यहाँ यह शब्द यूज किया गया मात्र पितृ सत्तात्मक शब्द। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि ये अधिकार केवल पुरुषों या आदम की बपोती नहीं है, इसमें महिलाओं को भी है। अगला देखिएगा, इसमें मानव स्वभाव और प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में वो क्या कहते हैं। जैसे हम इससे पहले अगर विचार देखें तो होब्स पढ़ा था, तो होब्स ने मानव को जो है एक तरह से क्या माना था कि मानव का जीवन जो है एकाकी है, पशुवत है, इस टाइप से मानव के बारे में नकारात्मक विचार रख रहे हैं, मानव स्वभाव के बारे में प्राकृतिक अवस्था में। ये उसके विपरीत विचार देते हैं। ये क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक अवस्था में जो है इनका मानना था कि लोग जो कह रहे हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी बनाया, माने मनुष्य स्वभाव से तार्किक है, बुद्धि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है। मनुष्य अनिवार्य रूप से सामाजिक, नैतिक, शांति प्रिय और सहानुभूति रखने वाला है। ये अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी सोचता है। तो मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है, मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं है। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, तो फिर कहता है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में कहता है, जैसे होब्स प्राकृतिक अवस्था को बड़ी भयानक अवस्था बताते हो, कहते हैं कि होब्स का कहना क्या था कि भाई जो ताकतवर लोग रहेंगे वही शासन कर रहे थे प्राकृतिक अवस्था में। ये कहते नहीं, ऐसा नहीं है। लोग की प्राकृतिक अवस्था की भाई जब नेचुरल, जब स्टेट नहीं था या और कोई संस्था नहीं थी, तब भी लोग अच्छे से शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता, आत्मरक्षा के साथ रह रहे थे, कोई दिक्कत आई नहीं रही थी। यहां पर एक बात और वो कहते हैं,
इस अवस्था में कोई प्राकृतिक मानव मतलब सारे नियम जो थे वो प्राकृतिक थे, प्रकृति के बनाए हुए थे, मानव निर्मित कोई कानून नहीं था, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था थी, माने प्रकृति द्वारा बनाई गई अवस्था थी। और प्रकृति द्वारा बनाई गई अवस्था है तो जाहिर सी बात है सब प्रकृति जो निर्धारित करेगी वही होगा। तो इस अवस्था में सब प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम कानून कायदे से व्यवस्था चलती थी। ठीक है, जैसे नदियां बहेगी तो अपना बहना, सूर्य का उदय होना, ये सब प्रकृति के नियम है, व्यक्ति का कोई नियम नहीं था, क्योंकि मानव निर्मित कानून था ही नहीं। और ये नियम भी कहता था कि चूंकि सभी मनुष्य समान और स्वतंत्र है, इसलिए किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, माने हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। फिर सामाजिक स्थिति, ये अवस्था मतलब पूर्व राजनीतिक थी, इस समय भी राज्य नहीं था, लेकिन ये पूर्व सामाजिक नहीं थी, क्योंकि लोग समाज बनाकर शांति से रहते थे। तो मतलब ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक थी। इसका मतलब क्या, मतलब राज्य तो नहीं था पर लोग आपस में मिलजुल कर रहना सीख गए थे, तो लोगों ने समाज नाम की सोसाइटी व्यवस्था बना ली थी। पूर्व सामाजिक की जगह इसको सामाजिक अवस्था कहेंगे। फिर यहाँ पर आगे देखिए प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या बताते हैं। फिर ये कहते हैं प्राकृतिक अवस्था की कुछ कमियां बताते हैं, इसीलिए फिर समझौता होता है। जैसे आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि सब प्राकृतिक अवस्था में सब बढ़िया था, सब शांति से रह रहे थे, एक दूसरे के अधिकारों का मतलब एक हनन नहीं कर रहे थे, और व्यक्ति को समानता दी, तो फिर राज्य बनाया ही क्यों, जरूरत नहीं थी। पर इस प्राकृतिक अवस्था की 3 कमियां बताते हैं। पहला, इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाला कोई लिखित सर्वमान्य कानून नहीं था। प्राकृतिक नियम क्या होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये नहीं था उस समय। न्यायिक कमी, विवाद होने पर उसका निपटारा करने वाला कोई निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं था, हर कोई अन्य के मामले में या अपने मामले में खुद ही जज बन जाता था। और जो सही फैसले उसको लागू करने के लिए कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। तो प्राकृतिक अवस्था थी तो अच्छी, पर उसमें दिक्कत आ रही थी कि एक तो प्रकृति के कानूनों की व्याख्या करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, दूसरा विवाद होने पर उसका निपटारा कौन करेगा, कोई न्यायाधीश तो चाहिए, दूसरा अगर उस न्यायाधीश ने फैसला दिया तो उसको लागू करने वाली कोई कार्यपालिका भी चाहिए। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, प्राकृतिक अवस्था भले ही अच्छी पर समझौता करते हैं। समझौते 2 हुए। पहला समझौता हुआ जिसके थ्रू सिविल सोसाइटी बनती है। तो पहले चरण में क्या हुआ, सभी लोगों ने यहां पर मिलकर नागरिक समाज बनाया, सिविल सोसाइटी। इसमें व्यक्ति ने केवल अपना न्याय खुद करने का अधिकार छोड़ा, और यह समझौता कभी रद्द नहीं हो सकता। तो सबसे पहले लोगों ने एक समझौता किया और सिविल सोसाइटी बना ली, है ना। मतलब लोगों ने सिर्फ इसमें क्या किया, अपने संदर्भ में न्याय करने का अधिकार छोड़ दिया कि हम न्याय नहीं करेंगे, वो सिविल सोसाइटी के लोग करेंगे। फिर इस सिविल सोसाइटी ने मिलकर क्या किया, सरकार बनाई, राज्य बनाया। और सरकार संप्रभु नहीं है, वो केवल एक ट्रस्ट है, माने वो एक ट्रस्ट के रूप में लोगों के अधिकारों की देखभाल करने वाली है। अगर सरकार या राज्य कुछ गलत करेगा तो लोगों के पास ये अधिकार है कि उसको हटा सकता है, बट सिविल सोसाइटी को नहीं हटा सकते, क्योंकि वो परमानेंट समझौता है। आगे देखिए, फिर यहां पर हम लोग बात करते हैं लोक के बहुमत का यांत्रिक सिद्धांत। क्या है ये, तो ये यहां पर जो है बहुमत के शासन की बात करते हैं। ये कहते हैं लोग कि नागरिक समाज बनने के बाद दिन प्रतिदिन के निर्णय सर्वसहमति से नहीं लेने चाहिए, माने कोई भी निर्णय सबकी सहमति से तो संभव ही नहीं है, कुछ ना कुछ लोग विरोध होंगे, तो आप बहुमत के निर्णय को बेस्ट मानिए। बहुमत जिस काम के लिए बोलते हैं, आधे से ज्यादा जिस चीज के लिए हाँ हो वो सही है। इसके पीछे तर्क भी देते हैं, वो यांत्रिक तर्क देते हैं। प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज हर्बर्ट साइबाइन, ये इसके अनुसार लोक ने इसके लिए एक यांत्रिक भौतिकी का तर्क दिया। लोक का कहना था कि जिस तरह एक भौतिक पिंड उसी दिशा में गति करता है जिस तरह उसको बल खींचता है। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन का प्रथम नियम भी आप लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब फोर्स लगाकर आप उसको जिधर लेके जाओ, जैसे कोई ये पिंड है, इसको आप जिधर की साइड ताकत लगा के खींच लो उधर चला जाएगा। वैसा ही करना है, क्या करना है, उसी तरह समाज रूपी शरीर को उसी दिशा में आगे बढ़ाना जिस ओर बहुमत ले जाता, माने बहुमत समाज को जिस ओर ले जाए, बहुमत जो वो बोल रहा है समाज के लिए वही करना चाहिए। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। सबाइन इसी आधार पर लोग की आलोचना करते हैं कि वे एक तरफ तो व्यक्ति के गरिमा अधिकारों के समर्थन करते हैं और दूसरा बहुमत के कारण व्यक्ति के अधिकारों के हनन की बात भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा देखना है आप लोगों को। फिर यहां पर आगे की कहानी समझिए। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत और संपत्ति का श्रम सिद्धांत क्या है, तो वो कुछ प्राकृतिक अधिकार देते हैं। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार जो मनुष्य को प्रकृति या ईश्वर से मिले उसको बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। राज्य ना इन्हें बना सकता है ना प्रोवाइड कर सकता है, तो राज्य नहीं देगा, ये प्रकृति ने दिया आपको, है ना। वो केवल राज्य इनकी रक्षा की गारंटी है। जैसे कौन कौन से अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, यह आपको प्रकृति प्रदत्त अधिकार है।
तो लॉक इन तीनों को मिलाकर व्यापक रूप से संपत्ति शब्द का प्रयोग करता है। तो आपको प्रकृति ने जीवन का अधिकार दिया है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। राज्य की गारंटी, वो आपको जीवन की रक्षा करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार आपका मूलभूत अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है। दूसरा, संपत्ति का श्रम सिद्धांत। ये क्या कहते हैं संपत्ति का श्रम सिद्धांत? कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, उसमें अगर मनुष्य ने अपना श्रम मिला दिया तो फिर वो उसकी संपत्ति बन गई। माने शुरुआत में पूरी पृथ्वी सबकी थी, लेकिन जब मनुष्य प्रकृति की कोई वस्तु में अपना श्रम मिला देगा तब वो उसकी निजी संपत्ति बन जाएगी। ठीक है। और संपत्ति पर भी 3 सीमाएं लाद दी गई। एक तो श्रम की सीमा, संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितनी व्यक्ति ने मेहनत करके कमाई हो। तो मेहनत करके जितना आपने कमाया उतना ही आपकी संपत्ति है। दूसरा, प्रचुरता की सीमा। इसका मतलब क्या है? दूसरों के लिए भी उतना ही और उतना ही अच्छा है और बचा होना चाहिए। माने इनफ इज एंड एज गुड। खराब ना होने की सीमा, माने कोई व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति जमा मतलब नहीं करना चाहिए या उतना ही करना चाहिए जितना वो खराब ना हो जाए। खराब हो जाए उसके बाद वो वेस्ट हो तो फिर वहां पर रोक देना चाहिए। अब यहां पर एक देखिएगा, अब ये जो खराब होने की सीमा या सड़न की सीमा है, इसका भी वो सॉल्यूशन देते हैं। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं देखिएगा, यूजीसी नेट में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि लोग कहते तो है कि व्यक्ति को मतलब जितना चाहे संपत्ति वो कलेक्ट कर सकता है, असीमित संपत्ति कलेक्ट कर सकता है, अनलिमिटेड जितना प्रॉपर्टी। फिर इसको कैसे सही ठहरा रहे हैं? तो लोग कहते हैं कि मनुष्य ने आपस में मौन सहमति से क्या किया? सोना चांदी सिक्के इसको मूल्यवान मान लिया। तो मनुष्य ने क्या किया? आपस में समझौता करके सोना चांदी सिक्का इसको मूल्यवान मान लिया। अब चूंकि सोना चांदी खराब नहीं होता, कभी सड़ते नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जितने चाहे सिक्के जमा कर ले, इसको कोई सड़न की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। मतलब इन्होंने सड़ने की सीमा में यही कहा था कि व्यक्ति को उतना ही करना चाहिए जब वो खराब ना हो, सड़े ना, उसके बाद उसको रोक देना चाहिए, उससे ज्यादा संपत्ति नहीं कलेक्ट करना चाहिए। ये कहते हैं ये सोना चांदी वगैरह कलेक्ट कितना ही कर लो, इसमें कोई रोक टोक है नहीं, क्योंकि ये खराब ही नहीं होगा, सड़न की सीमा का भी उल्लंघन है। तो फिर आर्थिक असमानता को भी सही ठहराते हैं कि भाई अगर कुछ लोग ज्यादा धन कलेक्ट कर लेंगे, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होगा, तो फिर ये तो असमानता लेकर आएगा। पर इसको ये सही ठहराते हैं। ये कहते हैं मुद्रा के आविष्कार ने मनुष्य को अपने श्रम का विस्तार करने और बड़ी संपत्तियां बनाने की छूट दी है, जिससे समाज में आने वाली असमानता पूरी तरह ठीक है। माने मुद्रा के आने से लोग अपनी संपत्ति कलेक्ट करने का काम, संपत्ति बढ़ाने का काम करने लगे, तो समाज में असमानता स्वाभाविक रूप से होगी। कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, और वो प्रकृति नहीं बनाया, कुछ नहीं किया जा सकता उसका। फिर यहाँ पर सीमित सरकार की बात करते हैं और शक्तियों के पृथक्करण और विशेषाधिकार की बात करते हैं। क्या कहते हैं? जैसे होब्स का जो एक लेवियाथन बताया गया था आपको, लेवियाथन असीमित शक्तियां धारण करता था, वो किसी प्रकार के समझौते में नहीं आता था, वो समझौते के भी बाहर था, उसके वो हटा भी नहीं सकते, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो लेवियाथन का मतलब है संप्रभु शासक। इसके विपरीत लोग कहते हैं कि सरकार के पास सीमित पावर है। यदि सरकार नागरिकों के अधिकारों का हनन करेगी तो सरकार को भी अवैध ठहराया जाएगा, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सरकार हटाने की जिम्मेदारी है, सरकार अगर गलत करेगी तो हटाया जाएगा। फिर यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत देते हैं। सरकार की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा। एक होगी कानून बनाने की शक्ति को कहेंगे विधायिका, कार्य करने की जो शक्ति है कार्यपालिका, और एक होगी फेडरेटिव, विदेश नीति व संधिया की जो शक्ति है उसको बोलते हैं फेडरेटिव। फिर कुछ विशेषाधिकार शक्ति भी बताई इन्होंने। लोक ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा दी। इन्होंने कहा कभी कभी ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां आ सकती है जहां लिखित कानून मौन हो जाते हैं, माने जहां लिखित कानून काम नहीं आते हैं, जहां जनता के कल्याण के आड़े आ जाते हैं। मतलब सरकारों को कभी कभी ऐसे निर्णय लेना पड़ता है जहां कानून भी नहीं बता पाता कि क्या करना चाहिए, तो फिर सरकार खुद से निर्णय लेती है। ऐसे समय में कार्यपालिका बिना किसी कानून के या कानून के खिलाफ जाकर भी है लोगों के हित के लिए निर्णय लेती है। इसी अवधारणा को यहाँ पर या इसी शक्ति को उन्होंने कहा है लोग की प्रेरोगेटिव पावर कहते हैं। मैंने सरकार जब कानून ना हो या लोगों का हित हो तो कानून का उल्लंघन करके भी निर्णय ले सकती है। फिर यहां पर उन्होंने आसमान की और अपील की बात की है ना, अपील टू हेवन, क्रांति का अधिकार। तो कार्यपालिका को विशेषाधिकार तो दे दिया आपने कि कार्यपालिका लोगों के हित के लिए यहाँ पर नियमों को तोड़कर भी लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। लेकिन यदि शासक और विधायिका इस शक्ति का दुरुपयोग करे, नागरिकों के अधिकारों को कुचलने लगे, तब लोग क्रांति करके, मतलब जब सरकार अत्याचारी हो जाए, पृथ्वी पर कोई ऐसी निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं बचता जो जनता को न्याय दिला सके, तो जनता के पास एक ही रास्ता बचता है, वो क्या है? ईश्वर को गवाह मानकर शस्त्र उठा ले, विद्रोह कर दे। और लोग ने इसे ही क्या कहा है? आसमान की ओर अपील, अपील टू हेवन।
माने जनता को क्रांति करने का अधिकार है, हथियार उठाने का अधिकार है। अगर राजा निरंकुश हो जाए, उसको कहीं न्याय ना मिले व्यक्ति को, तो फिर वो क्रांति कर सकते हैं। यह कोई अराजकतावादी सिद्धांत नहीं है। क्रांति का अर्थ सरकार को बर्खास्त करना या बदलना नहीं है, मतलब सरकार को बदलना है, ना कि नागरिक समाज। क्योंकि नागरिक समाज जो बनाया था हमने, दो समझौते हुए थे, याद है आपको। तो नागरिक समाज का जो समझौता था वो परमानेंट था, उसको हटाया नहीं जा सकता। सरकार को हटा सकते हैं, तो सरकार को हटाया जाता है इसके थ्रू, नागरिक समाज को नहीं। अब इस प्राकृतिक अवस्था में दंड कैसे मिलता था उसको देखिएगा। तो लोक का न्याय शास्त्र देखते हैं, दंड का सिद्धांत। तो प्राकृतिक अवस्था में दंड कैसे मिलता था वो देखते हैं, जब राज्य नहीं था तब की बात कर रहा हूं ना। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में भी प्राकृतिक नियमों को तोड़ने वालों को दंड देने का अधिकार हर इंसान के पास था, जिसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द लॉ ऑफ नेचर कहते थे। माने जब प्राकृतिक अवस्था थी तब भी लोग कानून, मतलब एक तरह से प्रकृति के नियमों को तोड़ते थे, तो ऐसे में उनको दंड देने का अधिकार हर इंसान के पास था। दंड देने के दो उद्देश्य, क्या दो उद्देश्य? एक तो व्यक्ति में सुधार करना, तो सुधार और संयम। माने दंड देने का पहला उद्देश्य है अपराधी या अन्य लोग भविष्य में ऐसा अपराध ना करें, उससे डराना उनको। और दूसरा, पीड़ित पक्ष को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिलाना। तो दो उद्देश्य होते हैं दंड देने के, सुधार और क्षतिपूर्ति। फिर यहाँ पर वैधता की बात की गई है। राज्य को किसी नागरिक की जान लेने, उसे जेल में डालने का अधिकार तभी है जब वो सार्वजनिक भलाई और संपत्ति की रक्षा के लिए कानून बनाए। इसी को लोक विधिक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस के रूप में देखते हैं। माने व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार तभी है जब वो लोगों की भलाई के हित में हो, तब जाके। जैसे वो चोर है, तो चोर को जेल में डालना ठीक है, क्योंकि वो चोरी कर रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे में ठीक है, और वो भी कानून बनाकर, है ना। फिर यहाँ पर आगे क्या बात करते हैं, ये अगला इनका जो सिद्धांत है या विचार है वो है लोक की धार्मिक सहिष्णुता की सीमाएं और उनका वर्गीकरण। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या है? यहाँ पर अपने धर्म के साथ साथ अन्य लोगों के जो धार्मिक विचार है उनको भी मान्यता देना, ये धार्मिक सहिष्णुता कहलाती है ना। तो सहिष्णुता का वर्गीकरण लोक ने स्पष्ट किया कि राज्य को किस स्तर पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि वैसे धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, राज्य का काम अलग है, धर्म का काम अलग है, दोनों को एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर कुछ मामले ऐसे हैं जहां राज्य को धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करना चाहिए, जैसे शुद्ध आंतरिक विचार वाला, माने ईश्वर या धर्म पर व्यक्तिगत विचार, इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। माने मेरे पर्सनल विचार क्या है धर्म के बारे में, मैं ईश्वर को मानता नहीं मानता, इस मामले में राज्य को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो मेरे व्यक्तिगत विचारों पर राज्य को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। मैं चाहे जिस धर्म को मानूं, जिस ईश्वर को मानूं, वो मेरा अधिकार है। नैतिक रूप से उदासीन व्यवहारिक कार्य, जैसे पूजा का तरीका और पहनावा, राज्य को इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक इससे सार्वजनिक शांति भंग ना हो, है ना। तो व्यक्तिगत अधिकार पर तो आपको कुछ भी हस्तक्षेप राज्य को करना नहीं चाहिए। पर जैसे पूजा का तरीका हो गया या पहनावा, अगर इससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कहीं दंगा भड़क सकता है उससे, तो फिर राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। सार्वजनिक नागरिक समाज को प्रभावित करने वाले कार्य, ये राज्य के हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार देते हैं। तो ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, वहां राज्य इंटरफेयर कर सकता है। बट अगर पर्सनल अधिकार है मेरा, तो उसमें नहीं करना चाहिए। जैसे आपको दिया गया ना संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वहां नहीं करेंगे। पर आपके क्रियाकलापों से मान लो कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर करेगा। इनके अपवाद भी धार्मिक सहिष्णुता के, उन्होंने यहाँ पर जो है तीन समूहों को उससे बाहर भी रखा है। तो अपनी धार्मिक सहिष्णुता से तीन समूहों को बाहर से भी रखा है। एक नैतिकता विरोधी संप्रदाय, जो मानव बलि व सार्वजनिक सदाचार के खिलाफ हो, उसको मतलब जो है उस मामले में सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। रोमन कैथोलिक ईसाई, इसमें भी जो है सरकार इंटरफेयर करती है, क्योंकि वह इंग्लैंड के राजा के बजाय रोम के पोप के प्रति निष्ठा रखते थे, है ना। इनके मामले में वहां पर धार्मिक सहिष्णुता नहीं दी जानी चाहिए। और एक नास्तिक, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता, किसी समझौते, वादे या पवित्र शपथ की कदर नहीं करता, जिससे समाज बिखर जाएगा, इनके मामले में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन देखिए, जॉन लॉक के महत्वपूर्ण कथन में। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये पहला इन्होंने कहा। दूसरा, राज्य का मुख्य और बड़ा उद्देश्य मनुष्य को राष्ट्रमंडल में संगठित होना और स्वयं को सरकार के अधीन लाना है, जिसका तात्पर्य उसकी संपत्ति की सुरक्षा है। इसके बाद दूसरा अगला स्टेटमेंट देखिएगा, सच्ची कानून व्यवस्था वह नहीं है जो स्वतंत्रता को सीमित करे, बल्कि सच्ची कानून वह है जो स्वतंत्रता की रक्षा और उसका विस्तार करे। फिर अगला क्या कहते हैं, मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय एक व्हाइट पेपर की तरह, माने वही कोरी स्लाइड
उसके जैसा होता है जिस पर कोई छाप नहीं होती। अगला, कोई भी सरकार बिना जनता की सहमति के टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि इससे संपत्ति के अधिकार का क्या होगा, उल्लंघन होगा। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इनके जो विचार है उस पर कुछ लोगों ने जो आलोचना की है उसका हम लोग थोड़ा सा मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति है सीबी मैकफरसन, वो इनकी क्या आलोचना करते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं ना। तो सीबी मैकफरसन ने क्या आलोचना की उसको देखिएगा। सीबी मैकफरसन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म में लोग की आलोचना करते हुए कहा है कि स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का जनक कहा है इनको। तो उन्हें स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का जनक कहा। उन्होंने तर्क दिया कि यहाँ पर लोग ने मुद्रा के माध्यम से पूंजीपतियों द्वारा असीमित संपत्ति जमा करने और गरीबों के शोषण को वैध बनाया। तो यहाँ पर लोग की आलोचना कर रहे हैं सीबी मैकफरसन, और क्या कह रहे हैं, ये स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का जनक कहते हैं, और कहते हैं लोग ने संपत्ति के संचय को ठीक बता दिया है कि भाई संपत्ति का संग्रहण करना ठीक है, इससे लोगों में असमानता है कि चलेगा, कोई आपत्ति नहीं है, इनका कहना है। जॉर्ज हर्बर्ट सबाइन की बात करें तो ये कहते हैं लोक के दर्शन को विरोधाभासों का पुल बोलते हैं। ये कहते हैं कि जहां एक लोग जो है वो एक तरफ कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो अभाज्य प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, दूसरी तरफ बहुमत की इच्छा को सर्वोच्च मान लेते हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती। माने एक जगह ये है लोग जो है व्यक्ति के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, वहीं दूसरी ओर क्या कह रहे हैं कि समाज या जो है वो बहुमत के अनुसार चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाज अगर बहुमत से चलेगा तो कुछ लोगों के अधिकारों का हनन तो होगा ना, तो फिर वो विरोधाभास टाइप की स्थिति है। यहाँ पर लियो स्ट्रॉस भी इसकी आलोचना करते हैं। स्ट्रॉस का कहना है कि लोग वास्तव में हॉब्स के ही छुपे हुए रूप थे। लोग भी हॉब्स की तरह पूरी तरह भौतिकवादी और स्वार्थी मानव स्वभाव पर बेस्ड थे, बस उन्होंने उसे विवेक के मीठे शब्दों में लपेट दिया। फिर रिचर्ड स्क्रॉफ्ट नाम के एक व्यक्ति वो कहते हैं अपनी पुस्तक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लॉ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें मैकफरसन का जोरदार खंडन किया इन्होंने। और एशक्राफ्ट ने साबित किया कि लोग कोई शांत या पूंजीवादी दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वे विग आंदोलन के एक सक्रिय और क्रांतिकारी भूमिगत कार्यकर्ता, अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट थे, जो राजा के खिलाफ एक आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह की योजना बना रहे थे। ठीक। अब महत्वपूर्ण समकालीन शब्दावलियां, तुलना और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो कुछ इसके बारे में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, मान टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए, एक शब्द है हमारे पास में पिट पेटिकोट थ्योरी। क्या है ये? तो फिल्मर के पितृसत्तात्मक शासन के जवाब ने लोक ने रानी एलिजाबेथ प्रथम और महिला शासकों के अधिकारों को तार्किक आधार दिया कि राजनीतिक योग्यता लिंग पर निर्भर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि राजनीति करना लिंग के आधार पर डिसाइड नहीं होता कि भाई कोई व्यक्ति लिंग से निर्धारित नहीं होता कि वो योग्य है या नहीं है। महिलाएं भी राजनीति में आती हैं, वो भी करती हैं। हॉब्स बनाम लोक की सामाजिक अनुबंध की तुलना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपको पता है हॉब्स ने भी दी थी और लॉक ने भी दी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपने दोनों की पढ़ी, पर दोनों में क्या डिफरेंस है? हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक तरफा है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और उसमें भी अगर आप बात करें तो वो एक तरफा है। कैसे है? उसने सोवरिन जो था उसको अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के अधीन नहीं माना, माने उसको सुप्रीम बता दिया गया है, वो अनलिमिटेड पावर रखता था। लोक का अनुबंध बायलेटरल है, सरकार शर्तों से बंधी हुई है। तो लोक ने दो तरह के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, एक सिविल सोसाइटी बनी थी उससे, और दूसरा क्या बना था? सरकार, राज्य। और ये कहते हैं कि राज्य भी अगर लोगों के अधिकारों के हनन करे तो उसको हटाने का अधिकार है, जबकि ये हॉब जो था उसका मना करता था। सहमति के भी लोग ने दो टाइप बताए। क्या बताया इन्होंने? एक बताया था यहाँ पर सहमति एक्सप्रेस कंसेंट, मैंने स्पष्ट सहमति, बोलकर या लिखकर दी गई सहमति। और एक होती है मौन सहमति, माने यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य की सीमा के बेहतर रहता है, उसकी सड़कों और सुविधा का उपयोग करता है, तो ये उसकी मौन सहमति मानी जाएगी। तो सहमति कंसेंट दो टाइप का है, या तो व्यक्ति बोलकर लिखकर बता रहा है कि मैं इस चीज से सहमत हूं, या किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा है, किसी राज्य के अंदर रह रहा है, सरकार की सब चीजों को मान रहा है, तो वो भी हम लोग सहमति मानेंगे। फिर अगला है यहाँ पर सर रॉबर्ट फिल्मर जो थी, उनकी विस्तृत आलोचना जो उन्होंने लोक ने अपनी जो पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट उसके प्रथम खंड में की है ना। तो रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना भी इन्होंने की है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, पुस्तक में। फिल्मर का क्या कहना था? फिल्मर ने अपनी पुस्तक पेट्रिशिया में कहा है कि ईश्वर ने आदम को पृथ्वी का पहला निरंकुश राजा बनाया। तो फिल्मर का कहना था कि एडम, आपने एडम और ईव की कहानी सुनी होगी, तो एडम या ईव की बात करें
यहाँ पर ईश्वर ने एडम को क्या किया है, पृथ्वी का पहला राजा बनाया। समकालीन राजा उसी एडम के वंशज है, मैंने वर्तमान में जो राजा है वो एडम के ही वंशज है, इसलिए उन्हें देवीय निरंकुश अधिकार मिला है। जबकि क्योंकि एडम को किसने बनाया था, ईश्वर ने, तो ईश्वर ने ही उसको शक्तियां दी थी। और अब जो सब राजा बने वो किसके वंशज है, वो है एडम के। लोक ने इसका उल्लंघन किया कि ये गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि ईश्वर ने आदम को मनुष्य पर निरंकुश राजनीतिक सत्ता दी थी। माने ये आलोचना करते कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर ने राजा को बनाया। यदि ऐसा था भी तो आदम के बाद उसके अधिकारों का उत्तराधिकार किसे मिला, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख या प्रमाण नहीं मिलता। यदि फिल्मर का सिद्धांत मान लिया जाए तो दुनिया का हर राजा अवैध घोषित हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आदम से अपना सीधा वंश साबित नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर ये सब मान लें कि भाई फिल्मर की बात सही है, एडम के ही सब वंशज है, तो क्या गारंटी, कैसे बताओगे आपकी ये वंशज कैसे है, इसका क्या प्रमाण, कोई प्रमाण भी तो हो। तो यहाँ पर ये इस तरह से फिल्म की आलोचना करते हैं। राजनीतिक सत्ता पेट्रियोटिक या पारिवारिक सत्ता जैसी नहीं होती, राजा प्रजा का जो है पिता नहीं होता, ये इन्होंने कहा। तो जैसे परिवार में होता ना, पिता होता है, एक दादा है, वो जुड़े हुए वंशानुगत व्यवस्था है, ऐसा राज्य में नहीं होता है ना। राज्य में ऐसा नहीं होता कि एक ही वंश पूरा चल रहा है विश्व में और उसी की सब संतानें शासन कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर पे, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को थोड़े से वो भी करवा देता हूं मैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में सही है। कुछ ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखिए, विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग हमेशा जनता के हित में और लिखित कानून के बिना या उसके विपरीत किया जाना चाहिए। दूसरा, जब कार्यपालिका और विधायिका के बीच विशेषाधिकार शक्ति को लेकर विवाद हो तो पृथ्वी पर कोई भी निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं होता। तीसरा, ऐसी स्थिति में जनता के पास एकमात्र उपाय आसमान की ओर अपील करना है। तो ये तीन ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना कौन कौन से सही है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर हम लोग बात करें पहला तीसरा या तीनों। तो इसका आंसर रहेगा डी, तीनों सही है। और ये पढ़ा है पूरा। अगला है, रिचर्ड ए स्ट्राफ्ट द्वारा जॉन लॉक की रचनाओं के ऐतिहासिक पुनर्गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, लॉक एक शांत दार्शनिक थे जिन्होंने केवल व्यापारिक वर्ग के हितों की वकालत की। दूसरा, लॉक विग आंदोलन के एक सक्रिय भूमिगत कार्यकर्ता थे जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। लॉक टू टीटीज, लॉक की जो पुस्तक है टू टीटीज केवल गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लिखा गया था। और डी, एशक्राफ्ट ने मैकफरसन के स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद माने पजेसिव इंडिविजुअल का समर्थन किया है। तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, किसने ये आलोचना की, लॉक की श्रम सिद्धांत असीमित पूंजीवादी संचय को उचित ठहराने का एक उपकरण मात्र है। हु क्रिटिसाइज्ड दैट लॉक लेबर थ्योरी इज merely a tool to justify unrestricted capitalist accumulation। ऑप्शंस हैं लियो स्ट्रॉस, सीबी मैकफरसन, रॉबर्ट नोजिक, जॉन रॉल्स। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, सीबी मैकफरसन। अगला, लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में जो मौन सहमति है और ज्ञान मीमांसा के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है। तो लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में मौन सहमति व ज्ञान मीमांसा के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला, मौन सहमति केवल उन पर लागू होती है जो संपत्ति दान करते हैं। बी, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय ताबुला रासा होता है, इसलिए राज्य के भीतर रहने और उसकी सुविधा को उपयोग करने मात्र से व्यक्ति की मौन सहमति मान ली जाती है। मौन सहमति को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और लॉक मौन सहमति को पूरी तरह खारिज करते हैं। आंसर रहेगा बी। लॉक के अनुसार मनुष्य का दिमाग जन्मजात विचारों से खाली होता है और समाज में जब वह रहता है तो वो राज्य की सीमाओं सड़कों का लाभ उठाता है और इसकी मौन सहमति मान लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लॉक का दर्शन विरोधाभासों का पुल है, अ बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इसमें वह व्यक्ति की संप्रभुता बहुमत के नियम दोनों को सर्वोच्च बनाए रखने का असफल प्रयास करते हैं। ये कथन किसका है? जॉन हर्बर्ट साबाइन, थॉमस इलग्रीन, विलियम डनिंग और अर्नस्ट बर्कर। तो इसका आंसर रहेगा ए, साबाइन का है ये। इन्होंने आलोचना की है लॉक की और उसके जो विचार है लॉक के उसको कॉन्ट्रडिक्शन बताया, विरोधाभासी है। एक तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, दूसरी ओर बहुमत के शासन की बात करते हैं, रूल ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, चल ये सेशन हमारा खत्म होता है और ये क्लासेस आपको मिल ही रही है, प्रोवाइड कर ही रहे हम लोग यूट्यूब पे।
आपको करना क्या है, अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं, यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी एमपी, तो ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। 1999 जो है ये इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऑफर फीस हमारी अभी अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 2000 प्लस जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इस एक प्राइस में आपको 3 कोर्स अवेलेबल हो रहे हैं, नेट सेट और एपी भी मिल जाएगा। ठीक है ना? तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अनुभव बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, आपको कैसा लगा वीडियो, है ना? कंटेंट का लेवल कैसा है वो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।